क्या आपको एक बरस पहले का दिन याद है? 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहा था। वैसे वो दिन रविवार का था। आमतौर पर रविवार का दिन शांति का होता है, लेकिन उस रोज़ अफगानिस्तान में भारी हंगामा बरपा था। अमेरिका और उसके सहयोगी अपना बैग बांधकर निकल रहे थे, जबकि तालिबान अपने पैर पसारने की तैयारी में जुटा हुआ था। ये वही तालिबान था जिसने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दी और लादेन के आतंकियों ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया। उसी तालिबान को हराने के लिए अमेरिका ने 2001 में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की थी। इसी तालिबान के शासन को पश्चिमी देशों में बर्बरता के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है और इसी तालिबान के साथ समझौता करके अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसकी किस्मत के सहारे छोड़ दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देश 20 बरस तक अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़े, फिर उन्होंने हार मान ली। समझौता तो पहले ही हो चुका था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में राष्ट्रपति के घर पर कब्जा कर लिया। उस समय अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी। वो तालिबान के आने से पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे। उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा था। अफगानिस्तान नेतृत्व विहीन हो चुका था, कुर्सी खाली थी। तालिबान ने अपना रुमाल रख दिया। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हो चुकी थी पूरे 20 साल बाद। कुछ चुनिंदा विरोध को छोड़ दिया जाए तो इस वापसी को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से एक साथ कई सवाल खड़े हुए। मसलन, क्या तालिबान फिर से वही बर्बरता दोहराएगा? विदेशी सरकार के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों का क्या होगा? क्या महिलाओं को फिर से पर्दे में रहना होगा? क्या एक बार फिर अफगानिस्तान आतंकी संगठनों का अड्डा बन जाएगा? आदि इन्हीं सवालों के बीच 17 अगस्त 2021 को तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसको तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने संबोधित किया था। उसने तालिबान की तरफ से कई वादे किए। क्या क्या कहा था? मैं अमेरिका और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हम अफगानिस्तान के अंदर या बाहर कोई दुश्मन नहीं चाहते। किसी से भी कोई बदला नहीं लिया जाएगा, भले ही उसने अमेरिका या नेटो की सेना के लिए काम किया हो। महिलाओं को पढ़ने और काम करने की आज़ादी दी जाएगी, लेकिन उन्हें इस्लामिक कानून का पालन करना होगा। मीडिया धार्मिक कानूनों के अंदर रहकर काम कर सकती है। निजी मीडिया संस्थानों को बिना किसी रुकावट के काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो एक बरस बाद सवाल ये उठता है कि तालिबान अपने वादे पर कितना खरा उतरा? तालिबान के 1 साल के शासन में क्या कुछ बदल गया और अफगानिस्तान का भविष्य किस तरफ बढ़ रहा है? सब विस्तार से आपको बताएंगे। पहले परिचय की रस्म पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज हम तालिबान के 1 साल के शासन पर बात करेंगे। अगर आप भी तालिबान या अफगानिस्तान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए एक काम की सूचना है। 2 रिकमेंडेशंस हैं बोलने वाली किताबों की। पहली का नाम है तालिबान, द पावर ऑफ मिलिटेंट इस्लाम इन अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड। दूसरी किताब है आई एम मलाला। दोनों हिंदी में हैं। इन्हें आप अपनी मर्जी के हिसाब से सुन सकते हैं। कहाँ? कुकू FM पर। इस सूचना में आपके लिए क्या है? इसमें है एक खास ऑफर। कुकू FM दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं। वे लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए एक बार फिर से ऑफर ले आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% की छूट। करना क्या होगा इसके लिए? LT50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है। पहले आओ, पहले लाभ उठाओ। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सूचना समाप्त। अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम तालिबान के 1 साल के शासन का मर्म जानेंगे। एक एक कर बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले बात इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनी की करते हैं। तालिबान का कहना था वो किसी से भी दुश्मनी नहीं चाहते। उनका ये दावा कई बिंदुओं पर गलत साबित हुआ है। तालिबान के 2 सबसे करीबी पड़ोसी हैं। पूरब की तरफ पाकिस्तान है, जबकि पश्चिम की सीमा से सटा है ईरान। तालिबान पिछले 1 बरस में दोनों से लड़ चुका है। 1 दिसंबर 2021 को तालिबानी लड़ाके ईरान की सीमा में घुस गए थे। उन्होंने ईरानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। ये झगड़ा आगे बढ़ता उससे पहले ही दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। समझौते के तहत तालिबान ने ईरान के इलाकों पर भी अपना दावा छोड़ दिया। दोनों देशों के बीच दूसरी बड़ी झड़प जुलाई 2022 में हुई।
इसमें तालिबान का एक लड़ाका मारा गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झगड़ा शुरू करने का आरोप लगाया था। ईरान का दावा था कि तालिबान ने उनकी सीमा में अपना झंडा फहराने की कोशिश की। इसके बाद विवाद बढ़ा था। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तालिबान कई बार पाकिस्तानी सैनिकों से उलझ चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगी सीमा पर फेंसिंग का काम करवा रहा है। तालिबान इस सीमा को नहीं मानता। जनवरी 2022 में उसने कई इलाकों में फेंसिंग उखाड़ दी थी। उसने धमकी भी दी थी कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। फिर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के ठिकानों पर हवाई हमले किए। तालिबान ने दावा किया कि इन हमलों में 40 से अधिक आम नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। ये तो रही बाहरी मोर्चे की बात। घरेलू मोर्चे पर तालिबान इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस और दूसरे विरोधी आतंकी संगठनों से भी जूझ रहा है। ISKP ने एयरपोर्ट, गुरुद्वारा, स्कूल, मस्जिद जैसी जगहों पर आतंकी हमले किए हैं। तालिबान इनसे निपटने में नाकाम साबित हुआ है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दावा, किसी से भी कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तालिबान के शासन की शुरुआत में ही विरोधियों और आलोचकों को ठिकाने लगाया जा रहा था। इसी वजह से नेटो सैनिकों के बाहर जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मचा। बहुत सारे अफगानों ने ईरान और पाकिस्तान में शरण लेने की कोशिश की। जो बच गए उनके लिए जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। जनवरी 2022 की TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के पहले 5 महीनों के शासन में कम से कम 31 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2022 में काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैजुल्ला जलाल की गिरफ्तारी की खबर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। जलाल ने नेशनल टीवी पर तालिबान की आलोचना की थी। आलोचकों और विरोध की संभावनाओं को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। तीसरा दावा, महिलाओं को पढ़ने और काम करने की आज़ादी दी जाएगी। 1990 के दशक में जब तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया था, तब उसने सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों में कटौती की थी। महिलाओं को अकेले घर से बाहर जाने की मनाही थी। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए किसी पुरुष को साथ में लेना होता था। उन्हें कहीं भी जाने के लिए घर के पुरुषों की परमिशन लेनी होती थी। किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखने पर जानलेवा सजा दी जाती थी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज से महिलाओं को लगभग गायब कर दिया गया था। उन्हें घर की चारदीवारी के भीतर कैद करके रखा जा रहा था। दूसरे कार्यालय में तालिबान ने बदलाव का वादा किया था, लेकिन जल्दी ही उसका मन बदल गया। उसने कपड़ों पर पाबंदी लगा दी। महिलाओं को घर से बाहर जाने के लिए पुरुष का साथ होना अभी भी जरूरी है। मार्च 2022 में स्कूलों को खोला गया। लड़कियां स्कूल पहुंची भी, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें लौटना पड़ा। सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाई की अनुमति अभी भी नहीं है। तालिबान का कहना है कि ऐसा महिला टीचर्स की कमी की वजह से हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों और लड़कियों दोनों को इजाज़त है, लेकिन पाबंदियां इतनी हैं कि लड़कियां खुलकर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। जहां तक कामकाजी महिलाओं का सवाल उठता है, लेबर फोर्स में उनकी संख्या काफ़ी घटी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की सत्ता में आने से पहले लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या 22% थी। तालिबान के आने के बाद ये संख्या घटकर 15% रह गई। एमनेस्टी ने जुलाई 2022 की अपनी रिपोर्ट में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के हनन की बात कही थी। तालिबान का चौथा बड़ा दावा प्रेस की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। ये दावा भी झूठा साबित हुआ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के शासन के पहले 3 महीनों में 43% मीडिया संस्थान बंद हो गए। 84% महिला पत्रकारों की नौकरी चली गई। 52% पुरुष पत्रकार बेरोजगार हो गए। आलोचना करने वाले पत्रकारों की पिटाई और गिरफ्तारी आम हो चुकी है। तालिबान के कई और भी दावे सफ़ेद झूठ साबित हुए हैं। अफीम उत्पादन की बात हो या अफगानिस्तान की धरती से आतंकियों को निकालने की, तालिबान का दावा कई मोर्चों पर गलत साबित हुआ है। 31 जुलाई को अमेरिका ने ड्रोन हमले में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मारा। यह ऑपरेशन काबुल में चलाया गया था। जिस घर में अल जवाहिरी था वो तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी का था। इससे अंदाजा हो जाता है कि तालिबान अपने दावे को लेकर कितना गंभीर है। ये उसकी साख के लिए बड़ी चुनौती है। इन सबके बीच अफगानिस्तान की आम जनता पिसती जा रही है। वे कुएं से निकलकर खाई में गिर चुके हैं। उनका रहनुमा कब आएगा, फिलहाल ये दावे से नहीं कहा जा सकता। तालिबान सरकार से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।
ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब आती है सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी का संबंध भारत के स्वतंत्रता दिवस से है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर विदेशी मीडिया में क्या लिखा गया, एक एक कर जान लेते हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सुर्खी चलाई, इन इंडिपेंडेंस डे एड्रेस पीएम मोदी सेज इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन इन 25 ईयर्स। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। डॉन ने पीएम मोदी के भाषण के कुछ हिस्से का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। इसमें पीएम मोदी के संकल्पों और भाषण की दूसरी जरूरी बातों को जगह दी गई है। इसमें मेक इन इंडिया के तहत बनी विशेष तोप को शामिल किया है। अखबार ने लिखा, 15 अगस्त के मौके पर मोदी की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत बने होवित्जर के जरिए किस तोपों की सलामी दी गई। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने सुर्खी लिखी, मोदी pledges to make India a developed country in 25 years on partition anniversary। मोदी ने विभाजन की सालगिरह पर भारत को अगले 25 सालों में विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मोदी ने अपने भाषण में अपने पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों या उनके सुधार का जिक्र नहीं किया। पीएम मोदी ने भारत की एकता की बात तो की, लेकिन उन आलोचकों का जवाब नहीं दिया जो 2014 के बाद से भारत के कमजोर होते लोकतंत्र की बात कहते आ रहे हैं। ये आलोचक पीएम मोदी पर राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर भारत की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कमजोर कर हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाते हैं। अरब न्यूज ने सुर्खी लगाई, पीएम मोदी प्लेजेस टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री इन 25 ईयर्स। पीएम मोदी ने 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। अरब न्यूज ने भी पीएम मोदी के भाषण का कुछ अंश छापा, लेकिन इसके साथ कुछ विशेषज्ञों की टिप्पणी को भी अखबार में प्रमुखता दी। मसलन लेखक भगवान दास मोरवाल ने मोदी के भाषण को दूरदृष्टिहीन बताया। इतिहासकार आदित्य मुखर्जी ने अरब न्यूज से कहा कि भारत उस विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है जिस दिशा में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्थापित किया था। इसके अलावा अरब न्यूज ने लिखा, भारत में पिछले कुछ वक्त में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि देखी गई है। ऐसे ही कई हमले हिंदू राष्ट्रवादियों ने किए, लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद ऐसी घटनाओं में चुप्पी साधी रही। बीबीसी ने सुर्खी लगाई, इंडिपेंडेंस डे स्पीच पीएम नरेंद्र मोदी कॉल्स ऑन इंडियंस टू फाइट मिसोजिनी। पीएम मोदी ने भारतीयों से कुप्रथाओं से लड़ने का आह्वान किया। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने सुर्खी लगाई, इंडिया सेलिब्रेट 75 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस अमिड होप एंड टेंशन। तनाव और आशा के बीच भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अखबार ने लिखा, आज़ादी के इस जश्न में भारत की राजनीतिक और धार्मिक तनाव छुपे हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये कमज़ोर हुआ है। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद पिछले कुछ वक्त में बढ़ा है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया बयान भी छापा। बाइडेन ने इस मौके पर कहा था, अमेरिका भारत की इस लोकतांत्रिक यात्रा का सम्मान करता है और उसके साथ खड़ा हुआ है। यात्रा जो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश के साथ आगे बढ़ी है। अल जजीरा ने सुर्खी दी, एज इंडिया टर्न्स 75 देयर इज लिटिल टू सेलिब्रेट। भारत 75 वर्ष का हुआ, क्या इसका जश्न सही? अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत सरकार ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया। इस अभियान में देश को ऊंचाइयों में ले जाने की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन भारत के रिपोर्ट कार्ड को करीब से देखने पर पता चलता है कि देश कई मोर्चों पर लड़खड़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है और ये संकट कोरोना महामारी से पहले ही था। भारत की जीडीपी सबसे पहले लॉकडाउन के समय 1975-76 के बाद से सबसे कम आंकी गई। अल जजीरा ने इस मौके पर भारत में बढ़ रही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर भी लिखा है। इसमें सीएए, कश्मीर सहित भारत में बढ़ रहे हिंदू राष्ट्रवाद का भी जिक्र है। साथ ही भारत के कमजोर होते लोकतंत्र पर भी कई बातें लिखी हैं, जिसमें स्पाईवेयर पेगासस के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र है। दूसरी सुर्खी ईरान से है। मशहूर लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क में हुए हमले के बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आई, लेकिन जिस देश पर सबसे ज़्यादा नज़र थी वो ईरान था। हमले के बाद ये बात भी उठी कि इसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। अब ईरान ने एक एक कर इन आरोपों से इनकार किया है। 15 अगस्त को ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया, किसी को ईरान पर इल्ज़ाम लगाने का अधिकार नहीं है। ईरान ने कहा कि इस हमले के लिए रश्दी और उनके समर्थक जिम्मेदार हैं और उन्हें निंदा या किसी दूसरे पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। इस्लाम के पवित्र प्रतीकों का अपमान और 1.5 अरब से अधिक मुसलमानों और इस्लाम के उपासकों का तिरस्कार करके सलमान रश्दी ने लोगों के गुस्से को न्योता दिया है।
ईरान ने यह भी कहा कि हमें हमलावर के बारे में बस उतना ही पता है जितना मीडिया में आया है। ये तो था ईरान का आधिकारिक बयान। उन्होंने आधिकारिक तौर पर हमले से किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि ईरान के सरकारी अखबारों ने रश्दी को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है। उन्होंने रश्दी पर हुए हमले को अल्लाह का बदला और पश्चिमी देशों की साजिश करार दिया है। एक अखबार ने लिखा कि न्यूक्लियर डील को पटरी से उतारने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में ईरान पर इतना फोकस है क्यों? इसका संबंध 3 दशक पहले की एक घटना से है। 1988 में सलमान रुश्दी ने द सैटेनिक वर्सेस नामक एक उपन्यास लिखा था। दुनिया भर के मुसलमान इससे नाराज हो गए। भारत में भी हिंसक प्रतिक्रिया देखी गई। अराजकता रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने किताब को भारत में बैन कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी की हत्या के लिए फतवा जारी किया। उनके सिर पर $30 लाख, अभी के हिसाब से लगभग 24 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। जब रुश्दी को खतरा महसूस हुआ तब वो यूके चले गए। वहाँ की सरकार ने उन्हें सुरक्षा और नागरिकता दे दी। इसके बावजूद उनके ऊपर हमले नहीं रुके। सबसे हालिया हमले के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें फिलहाल वेंटिलेटर से हटा लिया गया है, लेकिन रुश्दी अपनी एक आंख खो सकते हैं। जहाँ तक ईरान के फतवे की बात है, ये आज भी एक्टिव है। हालांकि ईरान सरकार ने 2012 में इससे किनारा कर लिया था। इसके बाद एक दूसरे कट्टर इस्लामी संगठन ने फतवे की राशि बढ़ाकर लगभग 28 करोड़ रुपए कर दी थी। रुश्दी के हमलावर पर क्या अपडेट है, ये भी आपको बता देते हैं। हमलावर हादी मता लेबनान मूल का है। उसे अटैक के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच से पता चला है कि वो ईरान का समर्थक है। रुश्दी पर हमला करने के लिए वह 600 किलोमीटर गाड़ी चलाकर न्यूयॉर्क आया था। उसने अभी तक हमले की असली वजह नहीं बताई है। हादी के ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अपनी करतूतों के चलते घिरते नजर आ रहे हैं। मॉरिसन पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए वो गुप्त तरीके से 5 मंत्रालय चला रहे थे। ये मंत्रालय थे हेल्थ, फाइनेंस, ट्रेजरी, गृह और रिसोर्सेज। इस जानकारी को आम जनता से छिपा कर रखा गया। यहाँ तक कि जिन मंत्रियों की आधिकारिक तौर पर नियुक्ति हुई थी उन्हें भी ये बात पता नहीं थी। इस खुलासे के बाद मॉरिसन की खूब आलोचना हो रही है। उन्हें सांसदी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि मॉरिसन ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस मसले पर मॉरिसन का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने बिना किसी को बताए एक्स्ट्रा मंत्रालय संभालने की बात स्वीकार की है। मॉरिसन ने फेसबुक पोस्ट लिखकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की। बोले, मैंने एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो इसलिए लिया ताकि अगर कोई मंत्री कोरोना से संक्रमित हो जाए तो भी सरकार का काम चलता रहे। मॉरिसन ने माना कि यह गैर जरूरी था और वो इस बात को पहले भी भुला चुके हैं। मॉरिसन की सफाई के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर उन्हें मंत्रियों के बीमार होने की इतनी चिंता थी तो उन्होंने इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? अभी इस बात का हिसाब होना है कि क्या मॉरिसन ने मंत्री रहते हुए किसी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। इस सवाल की जांच अभी बाकी है। हालांकि इतना तो तय है कि एपिसोड स्कॉट मॉरिसन के पॉलिटिकल करियर का हिसाब कर सकता है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।